हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट वाला टॉपिक जो अपना डेजर्ट का, एरिड डेजर्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट किया था हमने। क्योंकि एरिड डेजर्ट में दो भाग थे, एक विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। जैसे कि वैसे मेन टॉपिक तो आपका चल रहा था डेजर्ट या मरुस्थल। मरुस्थल का एक पार्ट एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल, जिसमें दो भाग थे। एक तो वो भाग जहाँ पे ड्यून्स नहीं पाए जाते, अर्थात हमादा रीजन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और एक वो ज्योग्राफिकल एरिया एरिड डेजर्ट में जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं वहां उसके प्रकार या टाइप्स के ऊपर अपनी बात हुई थी। तो ये जो एरिड डेजर्ट है, अगर इसको 100% माना जाए तो इसका जो चट्टानी भाग है वो लगभग 41.5% है। और जो ड्यून्स वाला एरिया है वो लगभग 58.5%, 58.5%। फिर इसका जो सेकंड पार्ट आता है डेजर्ट का, वो आता है सेमी डेजर्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो कि एरिड से अधिक वर्षा वाला भाग है, डबल वर्षा होती है। जैसे इसमें 0 से 25 है, तो सेमेरिड में 25 से 50 सेंटीमीटर। फिर इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तो इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया। तो ये लास्ट वाली क्लास जो अपनी कंप्लीट हुई थी, कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसके जो 4 पार्ट थे उसमें दो तो रिवर बेसिन थे, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन। दो ज्योग्राफिकल एरिया थे, नागौर एंड शेखावाटी। नागौर अपने निकटतम ज्योग्राफिकल एरिया से थोड़ा अधिक हाइट पर है, इस कारण उसको कहते हैं नागौरी प्लेन, नागौरी उच्च भूमि। जबकि शेखावाटी में एक अंतःप्रवाही नदी है कांतली, इस कारण कहते हैं शेखावाटी इनलैंड, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। तो लास्ट में चारों भौतिक प्रदेशों के, यानी जो सेमेरिड के जो 4 पार्ट अपन ने किए थे उनके चारों के नाम बता दिए थे। आज उनकी विशेषताओं के ऊपर अपने बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लूनी बेसिन को। तो जो सेमेरिड डेजर्ट के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट अरावली के पश्चिम की तरफ, यानी जो थार डेजर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थार डेजर्ट अपना ये वाला पार्ट। तो थार डेजर्ट के मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो वैसे तो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था कि लूनी बेसिन कहाँ स्थित है, चंबल बेसिन में, मेवाड़ एरिया में, या राजस्थान के पूर्वी मैदान में, या थार डेजर्ट के दक्षिण पूर्व में। तो थार डेजर्ट को डिवाइड करके देख लो आप, ये थार मरुस्थल का हिस्सा है। तो थार मरुस्थल के अकॉर्डिंग ये साउथ और ईस्ट वाले पार्ट में है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट साउथ ईस्ट थार का जो पार्ट है वो लूनी बेसिन है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। एक तो जनरली हम इसके पीछे रीजन देखें तो इस क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली। तो ये मुख्य कारण है कि जो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है वो क्षेत्र गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो लूनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। और तो यहाँ की बोली गोडवाड़ी है और क्षेत्र गोडवाड़ है। ये जो राजस्थान के निर्माण में जो हम पढ़ते हैं पेंजिया का दक्षिणी भाग, ये गोंडवाना लैंड होता है, ना कि गोडवाड़। तो गोडवाड़ शब्द अपने आप में अलग है और गोंडवाना लैंड है वो पार्ट अलग है। तो ये गलती से आप गोंडवाना लैंड नहीं समझें। लोनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार जिसका विस्तार एक तो पश्चिमी राजस्थान का जो मेन डिवीजन हेडक्वार्टर अर्थात जोधपुर है, उस जिले में। बीच में जोधपुर से अलग होकर एक नया संभाग बन गया था, पाली। डिस्ट्रिक्ट तो पहले से ही था लेकिन संभाग बना था। तो वैसे देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के दो संभाग वाले एरिया, हालांकि वर्तमान में संभाग नहीं है,
तो लेकिन दो संभाग वाला एरिया उस तरीके से याद रखो तो जोधपुर पाली, इसके अलावा बाड़मेर, और बाड़मेर से एक नया जिला बना है बाड़मेर, बाड़मेर से एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है बालोतरा। तो बाड़मेर बालोतरा, इसके बाद में कुछ पार्ट इसमें जालोर, और कुछ जगह इसमें सिरोही भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि सिरोही से भी लूनी बेसिन का कुछ पार्ट आता है। तो ऑथेंटिक बुक्स में भी वैसे सिरोही मेंशन है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ अपन जो लूनी बेसिन है उसको पढ़ रहे हैं डेजर्ट के तौर पे, क्योंकि अपन सेमेरिड डेजर्ट के तौर पे लेके चल रहे हैं लूनी बेसिन को, ना कि पूरा लूनी का मैदानी भाग नहीं पढ़ रहे अपन। लूनी के मैदान में तो अजमेर भी काउंट होता है, नागौर भी काउंट होता है, तो हम तो उस एरिया को लेके चल रहे हैं जो कि लूनी बेसिन डेजर्ट एरिया या सेमेरिड डेजर्ट का पार्ट है। तो नागौर को तो ऑलरेडी अलग से कवर किया हुआ है, नागौरी उच्च भूमि के नाम से। तो मीनिंग है कि लूनी बेसिन में यहाँ जो मेन जिले हैं वो जोधपुर पाली, बाड़मेर बालोतरा और जालोर, और एक सिरोही लिखना चाहो तो सिरोही भी। तो ये मुख्यतः इसका विस्तार है, जो कि अरावली के जस्ट पश्चिम में अजमेर से नीचे की ओर। तो इसमें एक जोधपुर का एरिया, एक जस्ट नीचे उसके पाली का पार्ट, आगे बाड़मेर एंड बालोतरा का हिस्सा, फिर कुछ पार्ट है जालोर एंड सिरोही का पार्ट। तो इस तरीके से इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं अरावली के पश्चिम वाले, या थार डेजर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो थार डेजर्ट का दक्षिणी पूर्वी भाग। फिर इस बेसिन की, लूनी बेसिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में एक एक तो लूनी से रिलेवेंट शब्द आता है नेहड़ का रन। तो नेहड़ इसमें एक स्थान है जालोर की तरफ, जहां पे पानी भरता है, और नेहड़ गांव स्थान है नेहड़, वहां रण बनता है नेहड़ का रन। तो एक तो इसको कवर करेंगे नेहड़ रन को। एक लूनी के अंदर मुख्यतः लवणीय पादप पाए जाते हैं। तो लवणीय पादप उस एरिया में अधिक होते हैं जहां रण एरिया हो, जैसे कि पचपदरा का जो एरिया है, यानी बाड़मेर पचपदरा है वर्तमान में, सॉरी बालोतरा में। तो जो बालोतरा वाला एरिया है, पचपदरा बालोतरा, तो बालोतरा में एंट्री करने के बाद लूनी का जो पानी है वो ब्राइन वाटर होता है, खारा होता है। कारण क्योंकि बालोतरा की जो भूमि है उस पर माइकासिस चट्टाने काफी ऊपर है। माइकासिस एक तरीके की लवणीय चट्टाने होती हैं जो समुद्रों के नीचे होते हैं। तो अपना राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यह भी क्या माना जाता है, समुद्र का हिस्सा माना जाता है, टेथी सी का। तो यहाँ पे जो चट्टाने माइकासिस्ट यानी लवणीय चट्टाने ऊपर होती हैं, वहां नदियों का पानी, झीलों का पानी ये खारा होता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के पश्चिम में खारे पानी की झील इसीलिए है क्योंकि वहां भूमि पर माइकासिस चट्टाने काफी ऊपर है, तो उनकी सैलिनिटी या लवणता उस पानी में आ जाती है। तो लूनी नदी जब बालोतरा जाती है तो वहां उसमें पानी खारा होता है, और उस खारे पानी में डेवलप होने वाली वनस्पति को हम कहते हैं लवणीय पादप, यानी हेलोफाइट प्लांट्स। जैसे पानी में होते हैं वो हाइड्रो होते हैं, यानी जलोदभिद पादप, और जो नमक या लवणता में उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट प्लांट, लवणोद्भिद पादप। तो इसमें लवणीय पादप भी प्रसिद्ध है जो मुख्यतः बालोतरा की तरफ। फिर कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स इसमें और भी यूज की जाती है, जैसे लूनी में एक आता है रोही का मैदान। तो रोही का मैदान क्या है, यह भी हम कवर करेंगे। एक टर्म्स ज्योग्राफिकल टर्म्स इसमें आती है बजादा, यह भी कवर किया जाएगा। बजादा के अलावा एक ज्योग्राफिकल टर्म्स इसमें आती है इंशेलबर्ग। तो इस तरीके से ये कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम लोनी बेसिन में कवर करेंगे। तो नेहड़ रन क्या है, तो ये तो एक रण भूमि है, सेलाइन लैंड है। जैसे ये जो रन शब्द लगा हुआ रहता है, तो रन का मीनिंग होता है जहां नमी वाला एरिया हो, पानी वाला एरिया हो, और साथ में लवणीय हो। तो पानी वाला एरिया होता है वो सामान्यतः दलदली भाग होते हैं, मार्शी लैंड के रूप में होते हैं। तो मार्शी लैंड जो कि सेलाइन और लवणीय हो, तो उन लवणीय और दलदली भूमियां, और जब जमीन लवणीय है तो सामान्य सी बात है वो उपजाऊ नहीं होकर अनुपजाऊ है। तो लूनी बेसिन की लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमियों को रन कहा जाता है, जो राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर की ओर अधिक है। तो उसमें से एक रन जालोर की तरफ भी आता है लूनी वाले एरिया के अंदर, जिसका नाम है नेहड़ का रन। तो ये नेहड़ का रन लूनी में या लूनी बेसिन में, क्योंकि लूनी बेसिन ही कवर कर रहे हैं अपन, लूनी बेसिन में जालोर में स्थित
तो बीच में इसकी लोकेशन हम सांचौर लिखते थे क्योंकि सांचौर में चला गया, लेकिन वापस सांचौर जिला कैंसिल होने के बाद ये जालोर में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लवणीय पादप। तो लूनी का जो पानी है वो लवणीय होता है बालोतरा में, तो लवणीय पादप बालोतरा में स्थित है इसमें। तो ये तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही है, लवणीय पादप यानी हेलोफाइट प्लांट्स। हेलोफाइट प्लांट, लवणोद्भिद पादप। नेक्स्ट है रोही मैदान। तो रोही मैदान एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है जैसे अरावली है, अरावली के पश्चिम में लूनी नदी बहती है, लूनी रिवर, और ये वाला पार्ट अरावली। तो अरावली और लूनी के बीच में जो एक उपजाऊ मैदानी भाग बनता है इसको कहा जाता है रोही। तो लूनी एवं अरावली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान, के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान रोही कहलाता है। ये जो सब लिखा है रोही मैदान कहलाता है। ऐसा एक शब्द हालांकि अरावली के ईस्ट में जो बाणगंगा मैदान है उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग ये कॉन्सेप्ट होता है कि पर्वत और पर्वतों के निकट जो रिवर बेसिन जो होते हैं या नदी बेसिन होते हैं, तो नदी बेसिन और उस माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है तो वो उपजाऊ मैदानी भाग अपने आप में रोही होता है। तो वो चाहे अरावली के ईस्ट में हो कोई नदी, उसके बीच का मैदान भी रोही होगा। लेकिन जब कई बार पूछ लिया जाता है किस नदी के मैदान को रोही कहा जाता है, तो आंसर होता है बाणगंगा। और मुख्यतः लूनी और अरावली के बीच का जो उपजाऊ मैदानी भाग है उसको भी रोही कहा जाता है। तो इसका मीनिंग वास्तव में कॉन्सेप्ट ये होता है कि पर्वत है और उसके एक तरफ नदी है और उन दोनों के बीच का जो उपजाऊ मैदानी भाग है वो अपने आप में रोही मैदान है। तो रोही प्लेन का मीनिंग समझ में आ गया। अरावली और लूनी के बीच के उपजाऊ मैदानी भाग को, मीनिंग ए फर्टाइल रीजन या फर्टाइल प्लेन विच इज सिचुएटेड बिटवीन लूनी एंड अरावली इज नोन एज रोही प्लेन। अब जो रोही मैदानी भाग है ये कोई स्पेसिफिक जिले में नहीं दिया हुआ, तो ये तो याद नहीं करना है अपने को। तो रोही कॉन्सेप्ट है लूनी और अरावली के बीच का उपजाऊ मैदानी भाग, लूनी एवं अरावली के मध्य या के बीच, लूनी एवं अरावली के बीच उपजाऊ मैदानी भाग, के बीच उपजाऊ मैदानी भाग। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है बजादा। तो बजादा कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे डेजर्ट एरिया मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क या अर्ध शुष्क, यानी या तो बिल्कुल कम वर्षा वाले होंगे या एवरेज से भी कम वर्षा वाले होंगे, यानी सेमी एरिड, और बिल्कुल कम है तब एरिड। मीनिंग है ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा होना चाहिए? डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जहां पर्वतीय क्षेत्रों से ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है, नदियां एक्टिव होती हैं, तो वो क्या करती हैं? नदियां पहाड़ी क्षेत्रों के पास में सेडिमेंट्स को जमा करती हैं जो आगे की ओर जाते हुए कम मात्रा में रहता है। जैसे पहाड़ियों के नीचे सेडिमेंट थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि बारिश ऊपर से नीचे की ओर आएगी, आगे जाके वो मुख्यतः सेडिमेंट्स की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि आगे जाके वो नदी का रूप ले लेती है, नाले का रूप ले लेती है। अब पहाड़ों से जैसे जैसे इस प्रकार ये जो नदियां आती हैं सेडिमेंट जमा करती हैं, आगे जाके ड्रेनेज सिस्टम या नदी के रूप में वापस पहाड़ों के नीचे इस तरीके से सेडिमेंट जमा करती हैं और आगे जाके नदी के रूप में। तो इस तरीके से पहाड़ों के नीचे जो मैदानी भाग है ये आपको एक पंख या फैन जैसी आकृति में दिखाई देते हैं। तो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलों में अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे की ओर जो गाद या जलोढ़ के मैदान या जलोढ़ पंख के जो मैदान होते हैं
इसका मीनिंग है कि यहाँ जो थोड़ी बहुत नदियां एक्टिव होती हैं वो नीचे जलोढ़ जमा करती हैं, अर्थात जो एक गाद और कीचड़ के रूप में भी हो सकता है अगर बारिश का टाइम है। बारिश का टाइम नहीं है तो सूखे हुए मैदान होंगे। तो मरुस्थल में जलोढ़ पंख के मैदान, जलोढ़ पंख के मैदान बजादा कहलाते हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि पहाड़ों के नीचे जो जलोढ़ पंख है, उन जलोढ़ पंख का जो समूह है, तो उस समूह को ही क्या बोला जाएगा, बजादा कहा जाता है। तो बजादा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक तो डेजर्ट कंडीशन होनी चाहिए, मरुस्थल, और उसके बाद में नदियों के द्वारा जमा किए गए यानी जो जलोढ़ है, जो कि पंख जैसी आकृति में होते हैं, तो जलोढ़ पंख के मैदानों को इनको बजादा कहा जाता है। लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया डेजर्ट होना चाहिए आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। तो ये जो इंसेलबर्ग है, इसका वैसे मीनिंग देखा जाए तो इसमें शब्दों का मीनिंग इंसेल और बर्ग का मीनिंग होता है मुख्यतः, एक का मीनिंग पहाड़ी है और दूसरे का मीनिंग टापू है। तो इंसेलबर्ग पहाड़ी और टापू का मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ जो पहाड़ियां हैं डेजर्ट एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो अपर्दन के बाद शेष बची हुई पहाड़ियां हैं जो एज ए टापू या द्वीप के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे अपने राजस्थान में बाड़मेर की जो पहाड़ियां हैं, राजस्थान के अंदर मुख्यतः जालोर की जो पहाड़ियां हैं, तो ये बाड़मेर, जालोर, ये वाली जो पहाड़ियां हैं, ये मुख्यतः इंसेलबर्ग के एग्जाम्पल हैं। तो इनका मीनिंग ले सकते हैं कि मरुस्थल में अपर्दन के बाद मरुस्थल में इरोजन या अपर्दन के बाद जो अवशिष्ट पहाड़ियां नहीं, जो बची हुई पहाड़ियां हैं, वो इंसेलबर्ग कहलाते हैं। इंसेलबर्ग कहलाते हैं। इसका मीनिंग एक तो कंडीशन होना चाहिए डेजर्ट या मरुस्थल, एक अपर्दन के बाद जो शेष बची हुई पहाड़ी है वो इंसेलबर्ग कहलाती है। एग्जाम्पल बाड़मेर, सिवाना के आसपास की पहाड़ियां और जालोर की पहाड़ियां, जो कहा जाता है अपर्दन के बाद उन पहाड़ियों के बचे हुए भाग हैं। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स होती है। इसकी खोज सबसे पहले बॉर्न हार्ट के द्वारा की गई थी, इस कारण इनको बॉर्न हार्ट शेप भी कहा जाता है। ये जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो इनको कवर करते हैं, मुख्यतः फिजिकल ज्योग्राफी है उसके पार्ट में। जब पवन के अपर्दन और निक्षेपणात्मक कार्य अर्थात विंड्स के वर्क्स जब अपन कवर करेंगे, पवन के जो कार्य कवर करेंगे, तो उसमें उसके अपर्दन और निक्षेपणात्मक कार्य जो होंगे, तो इंसेलबर्ग अपर्दन के बाद जो बची हुई अवशिष्ट पहाड़ियां, जो छोटी पहाड़ियां, वो अपने आप में इंसेलबर्ग है। लेकिन होना कहां से है, डेजर्ट में। तो हम डेजर्ट ही पढ़ रहे हैं अभी, इंसेलबर्ग। इनको रिप्लाई कर दिया सर, ठीक है। तो इंसेलबर्ग क्या है, समझ में आ गया। ज्योग्राफिकल टर्म्स है इंसेलबर्ग, बजादा, रोही, बाकी जो मैंने बताया था लवणीय, जो रन का एग्जाम्पल है, तो रन तो एक फैक्ट है, रटना पड़ेगा। नेहड़ कहां पर है, तो नेहड़ गांव आता है जालोर। हालांकि जालोर वाले खुद नेहड़ नहीं बोलते हैं, नेड बोलते हैं इसको, है को साइलेंट करते हुए
यानी बोलते टाइम है को खा जाते हैं। खा जाने का मीनिंग है वो वोकेब में यूज नहीं करते, डायरेक्ट नेड है। जबकि लिखने में अपन नेहड लिखते हैं। तो नेहड का रन किस एरिया में है? तो राजस्थान के सेमेरी डेजर्ट में। सेमेरी डेजर्ट के किस भाग में है? तब आंसर रहेगा लूनी बेसिन में, यानी गोडवाड़ बेसिन के अंदर। तो ये अपने कंप्लीट हो गए। लूनी लूनी बेसिन में नेहड़ का रन जालौर में है। लवणीय पादप इसमें उस एरिया में पाए जाते हैं जहां नदी का पानी लवणीय होता है, यानी बालोतरा। रोही मैदान लूनी और अरावली के बीच का उपजाऊ मैदानी भाग रोही। बजादा मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों के नीचे जो जलोढ़ पंख के जो मैदान होते हैं, पहाड़ियों के नीचे वाले जो तलहटी में मैदान होते हैं उनको बजादा कहा जाता है। फिर इंसेलबर्ग, वहां अपर्दन के बाद जो शेष बची हुई पहाड़ियां डेजर्ट में है वो अपने आप में क्या है? वो इंसेलबर्ग है। तो अपना जो सेमेरी डेजर्ट यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल का एक भाग अपना कंप्लीट हो गया है। सेमेरी डेजर्ट वाला पार्ट ये अपना कंप्लीट। सॉरी, हाँ, सेमेरी डेजर्ट का एक भाग यानी जो लूनी बेसिन है। लूनी बेसिन के बाद में सेकंड कौन सा लिखवाया था आपको? जो सेकंड कल अपनी बात हुई थी, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी अपलैंड। ये वाला जो एरिया है लूनी बेसिन, राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है नागौरी अपलैंड, ये वाला एरिया है शेखावाटी, और ऊपर वाला जो एरिया है ये है घग्गर बेसिन। तो लूनी बेसिन वाला, यानी इनको हम सीक्वेंस में साउथ से नॉर्थ की ओर कवर कर रहे हैं, ये नागौर वाला एरिया आ गया। तो नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि में एक तो विस्तार पूछा जाए, तो विस्तार पूछा जाए तो विस्तार तो इसके नाम से ही पता लग रहा है अपने को, यानी नागौरी उच्च भूमि नागौर में है। और नागौर के साथ अब एक नया जिला और बन चुका है, डीडवाना कुचामन। हालांकि इसमें कुछ एक पार्शियली पार्ट आंशिक हिस्सा अजमेर का भी लिया गया है। तो इसमें हम नागौर, डीडवाना कुचामन और आंशिक अजमेर, ये कुछ भाग इसमें आंशिक अजमेर भी शामिल करते हैं। वैसे अजमेर अरावली का पार्ट है, डेजर्ट में काउंट नहीं होता है। तो नागौरी उच्च भूमि या नागौरी अपलैंड। नागौरी अपलैंड। तो नागौरी अपलैंड एक्सटेंड इन नागौर, डीडवाना कुचामन एंड आंशिक अजमेर। अब इसको उच्च भूमि बोला है तो इसका मीनिंग इसकी हाइट या ऊंचाई। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ जगह मेंशन की हुई है अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक्स वगैरह, और एच एस शर्मा की जो बुक है, यानी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो चलती है, तो लगभग 450 मीटर। ये फैक्ट भी ध्यान रखिए, क्योंकि मरुस्थल की वैसे एवरेज हाइट होती है 200 से 300 बीच में। तो इसका मीनिंग नागौरी उच्च भूमि उसका एक अपवाद है, जो लगभग एवरेज से भी ऊपर, यानी जो 200 से 300 का एवरेज होता है 250 मीटर, तो उससे भी लगभग देखें तो दोगुना के आसपास ही मानिएगा, 450 मीटर के आसपास। तो इसी कारण इसको बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी अपलैंड। तो इसकी ऊंचाई 450 मीटर। फिर इसकी विशेषताएं क्या है नागौरी उच्च भूमि की? तो एक तो नागौरी उच्च भूमि में जो नागौर, डीडवाना कुचामन जो एरिया है, इस एरिया में मुख्यतः खारे पानी की झील अधिक है।
खारे पानी की झील अधिक। ब्राइन वाटर लेक्स हैं, ये इसमें अधिक पाई जाती है। इसके बाद में नागौरी उच्च भूमि की विशेषताओं में दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी या जिसको हम्प बेल्ट भी कहा जाता है, यह तो इंग्लिश में है, बाकी इसको बांका बेल्ट भी बोलते हैं। बांका बेल्ट यानी बांका पट्टी। बांका पट्टी जिसमें एक तो नागौर का एरिया शामिल है, नागौर के साथ एक इसमें शामिल है अजमेर। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें नागौर अजमेर, तो नागौर अजमेर का जो बीच का भाग है उसको कहा जाता है कुबड़ पट्टी या बांका बेल्ट। और ये मुख्यतः फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। हालांकि पूरे राजस्थान में ही फ्लोराइड है। जहां जहां पानी ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाएगा तो इसका मीनिंग फ्लोराइड चट्टाने उसमें मिक्स होकर आती हैं। तो जमीन में फ्लोराइड हर जगह ही है लगभग। लेकिन नागौर अजमेर के बीच में एक गंभीर समस्या है, जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोगों में फ्लोरोसिस डिजीज है वो अधिक होती हैं, फ्लोराइड संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। जैसे एक तो पीठ के अंदर जो बैकबोन है उसमें फुलावट आना, जैसे ऊंट के शरीर पे होता है कुबड़ा। तो इसका मीनिंग है उसको, उससे उस रोग को कुबड़ या हड्डियों में टेढ़ा बनाने के कारण उसको बांका भी कहते हैं, बांका यानी टेढ़ा। तो बांका बेल्ट या कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है जहां फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। तो एक तो इसमें कुबड़ पट्टी नागौर में कौन सा एरिया शामिल है, तो एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन अधिक आता है। नागौर अजमेर, नागौर अजमेर जो अधिक फ्लोराइड के कारण, जो अधिक फ्लोराइड के कारण अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध है और फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होने के कारण जाना जाता है। तो ये वाला पार्ट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी बांका बेल्ट यानी जिला इसमें ज्यादा पूछते हैं, रीजन पूछ लें कि कुबड़ पट्टी बांका बेल्ट किसके कारण है, तो अधिक फ्लोराइड के कारण। और मुख्यतः कौन सी बीमारी, तो फ्लोरोसिस बीमारी, हड्डियों का कमजोर होना, टेढ़ा आ जाना, उनमें उभार आ जाना, पायरिया जैसी समस्याएं, यानी मुख्यतः दांतों का जल्दी गिरना या झड़ना, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं फ्लोराइड से प्रभावित है। यानी हड्डी संबंधी जो रोग हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं इसमें। अब नागौरी उच्च भूमि का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो आता है शेखावाटी अंतः प्रवाह। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, तो शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र का विस्तार कहां पर है, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन।
शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। इसमें विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं उत्तरी नागौर। तो ये वाले पार्ट इसमें शामिल हैं, यानी कुछ भाग आंशिक इसमें नागौर का भी लिया जाता है, ये वाला पार्ट भी कवर किया जाता है। तो नागौर का कुछ भाग वो है जो डीडवाना कुचामन वाला पार्ट है, कुछ आंशिक नागौर वाला पार्ट। तो उत्तरी नागौर में कुछ आंशिक भाग डीडवाना कुचामन भी काउंट होता है इसमें। डीडवाना कुचामन। अब इस ज्योग्राफिकल एरिया की विशेषताएं क्या हैं? तो शेखावाटी में अपने को जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, उन विशेषताओं में शेखावाटी अंतःप्रवाह की विशेषताओं में एक तो आता है अपने तोरावाटी शब्द। तो तोरावाटी शब्द कांतली नदी के कैचमेंट एरिया को कहा जाता है। जैसे ये अरावली का खंडेला का पार्ट है, सीकर का पार्ट, यहां से चूरू के बॉर्डर की तरफ एक नदी जाती है जिसका नाम है कांतली, कांतली रिवर। और इस कांतली नदी के किनारे पे जिस वंश ने या डायनेस्टी ने शासन किया है, उस वंश का नाम आता है तंवर डायनेस्टी, तंवर वंश। और तंवर वंश के शासन के आधार पे इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? तोरावाटी। तो तोरावाटी का मीनिंग है कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। हालांकि इतना मल्टीपर्पज शब्द बन चुका है तोरावाटी, मुख्यतः जयपुर यानी ढूंढाड़ी बोली के उत्तर में बोली जाने वाली जो बोली है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल एरिया तोरावाटी है और वहां की बोली को भी तोरावाटी कहते हैं। जैसे लूनी बेसिन है, तो लूनी बेसिन को हम गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं और वहां की बोली को गोडवाड़ी कहते हैं। जैसे जयपुर को ढूंढ नदी के आधार पर ढूंढाड़ कहा जाता है और वहां की बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। तो कुछ जगह बोलियों के नाम उस ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। तो तोरावाटी वहां तंवर वंशों का एरिया है, इसका नाम तोरावाटी है और वहां की बोली का नाम भी क्या है? तोरावाटी। तो इसको हम लेते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली, कांतली का अपवाह क्षेत्र। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी कहलाता है, जिसमें प्रमुख जिले, तो इसमें शेखावाटी के सभी जिले काउंट नहीं होंगे, सिर्फ दो ही काउंट होते हैं, सीकर एवं झुंझुनू। शेखावाटी में मुख्यतः चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट ऑफ नागौर, ये सभी शामिल किए जाते हैं। जबकि तोरावाटी नाम से सिर्फ दो ही कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली, कांतली का अपवाह क्षेत्र शामिल होता है। तो ये तोरावाटी शब्द का मीनिंग समझ में आ गया। कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोरावाटी। कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोरावाटी। इसके बाद में तोरावाटी, बाद में लोनी एरिया में जो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें एक आता है बीड। एक चंबल नदी की ओर पढ़ते हैं हम, चंबल नदी में जो पढ़ते हैं वो होते हैं बीहड़, वो अलग होते हैं। चंबल के बीहड़, बीहड़ के डाकू। तो चंबल का बीहड़, चंबल नदी के कटाव के कारण जो गड्ढे बनते हैं, जैसे चंबल जहां से जा रही है वो गड्ढा है, पास का एरिया ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है। तो जमीन इस तरीके से उबड़ खाबड़ या बेडलैंड के रूप में है।
तो वो जो उबड़ खाबड़ या जो बैडलैंड वाली जमीन है, उस जमीन को, उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में कौन सा है? बीहड़। तो चंबल की उत्खात भूमियों को बीहड़ कहा जाता है। जबकि शेखावाटी में जो बीड शब्द है वो क्या है? तो इसमें अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई मत कर देना कि सर हो सकता है यहाँ बीड़ी पीते हो तो बीड़ी में से एरिया को बीड़ और पीने वाले उत्पाद को बीड़ी कहा जाता है। तो बीड़ी अलग है, जबकि बीड़ होती है पशुओं की चारागाह भूमि, यानी पास्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में चारागाह भूमि है, वो अपने पशु चारागाह भूमि है, वो अपने आप में क्या है? बीड़। जबकि चंबल में जो उबड़ खाबड़ उत्खात भूमियां हैं, बीहड़ भूमियां, जहां मुख्यतः पहले डाकू छुपा करते थे, इस कारण चंबल के डाकू या बीहड़ के डाकू बोलते हैं। तो यहाँ बीड़ का मीनिंग होगा शेखावाटी में चारागाह है भूमि। तो इसका मीनिंग ये सब शेखावाटी में ज्यादा प्रचलित होता है। होने को अपने जयपुर वाले हिस्से में भी है, बाकी जो अदर रीजन है उनमें भी मिलेंगे। तो चारागाह भूमियां लगभग सभी जिलों में मिलती है, लेकिन ये शब्द मुख्यतः शेखावाटी में ज्यादा प्रचलित है। तो शेखावाटी की या शेखावाटी के चारागाह भूमि क्षेत्र को, शेखावाटी की चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। इसका मीनिंग है पाश्चर लैंड ऑफ शेखावाटी, यानी शेखावाटी चारागाह भूमि बीड़ कहलाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो झुंझुनू के अंदर एक बीड़ आता है। जैसे अपन झुंझुनू से और बगड़ की तरफ चलते हैं, बगड़ एक जगह है वहां, बगड़ या खेतड़ी की ओर, तो बगड़ है, वहां एक बीड़ आता है झुंझुनू बगड़ का बीड़। जैसे कभी आप जयपुर से बीकानेर जाएं तो बीच में आता है सीकर, और सीकर में एक स्थान है फतेहपुर, जो जनरली आप सर्दियों में खूब सुनते हैं। क्या फतेहपुर का टेम्परेचर -2 डिग्री, आज फतेहपुर का टेम्परेचर 0 डिग्री। तो मुख्यतः जहाँ के शेखावाटी की ओर चूरू और फतेहपुर के जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे आते हैं। तो वो फतेहपुर जो एरिया है वो फतेहपुर बीड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये बीड़ भूमिया होती है, इनमें कुछ वन्य जीव या जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जैसे रोज, जिनको रोजड़ी भी कहा जाता है, यानी नील गाय। तो बीड़ के कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप इसमें साथ में एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल बगड़ बीड़ झुंझुनू, बगड़ बीड़ झुंझुनू, और एक फतेहपुर का बीड़ सीकर। नेक्स्ट है फतेहपुर का बीड़ सीकर। शेखावाटी जो अन्य विशेषता है उसमें एक विशेषता आती है जोहड़। जोहड़ तो शेखावाटी के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र या जो गांव होते हैं उनका पानी बहते हुए और एक निम्न भूमि पर यानी एक गड्ढे की ओर जाके इकट्ठा होता है। और ये गड्ढा थोड़ी चिकनी मिट्टी का बना होता है, तो इसमें पानी लंबे टाइम तक स्टे करता है। मुख्यतः डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू कार्य जैसे पेयजल के अलावा पशुओं को पिलाने, घर को साफ करने, तो इनके लिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के पानी को यूज किया जाता। तो ये एक तरीके से पानी के अस्थायी कुएं थे। अस्थायी का मानी बारिश के टाइम तो इनमें पानी भरा होता और उसके 2 4 5 महीने बाद इनका पानी सूख जाता।
तो इस कारण इनको कहते हैं टेम्परेरी वेल्स। तो यानी अस्थायी कुएं। एक होता है स्थायी कुआं, जो जमीन में अपन ड्रिलिंग करके या जमीन को खोद के जमीन के पानी को निकालते हैं और जमीन के पानी को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से देख पाए, ये होता है कुआं। और जो पानी के ये कच्चे कुएं बने होते हैं, इसको कहते हैं जोहड़। तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। तो इसमें रो वेल्स होते हैं, रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं। और ये जो खोद के बनाते हैं, इसमें लंबे टाइम तक पानी का यूटिलाइज कर सकते हैं, जब तक जमीन में पानी आए, 15 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन जोड़े का पानी उतना ही यूज कर पाएंगे जितना बारिश का पानी आया है। इस कारण ये स्थायी या परमानेंट नहीं होकर टेम्परेरी वेल्स होते हैं, यानी एक तरीके से रो वेल्स होते हैं। तो टेम्परेरी वेल्स या रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। तो इसमें पानी के कच्चे कुएं, कच्चे पानी के कुएं मत लिख देना, पानी कच्चा नहीं होता, कच्चा बादाम ही था। जो गाना आया था ना बीच में, काचा बादाम करके। अब ये जो शब्द आपको बताया जोहड़, ये आगे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जनरली अपने सिलेबस में, आजकल ज्यादातर एग्जाम में जोड़ दिया है। तो जोहड़ जल संरक्षण की एक पद्धति भी होती है, एक तकनीक भी होती है। जल संरक्षण तकनीक है जो शेखावाटी और अधिक अपनाई गई है। और मुख्यतः इसके संरक्षण के लिए अलवर के एक व्यक्तित्व हैं राजेंद्र सिंह। इन्होंने काफी बेहतरीन काम किए। गांव गांव जाके इन्होंने जोहड़ों को वापस संरक्षण और रिवाइवल या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। तो अलवर राजेंद्र सिंह जी को जोहड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जोड़े वाले बाबा। तो ये अपने आगे के टॉपिक्स में आते हैं, यहाँ जनरली अपन मेंशन नहीं करते इस पॉइंट को। तो ऐसा बाई चांस कुछ आ जाए कि जोहड़ क्या है, तो जोहड़ पानी संरक्षण की टेक्नोलॉजी है एक, जो मुख्यतः शेखावाटी में अधिक अपनाए जाते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं से लिया जाता है। और ये मुख्यतः संरक्षण के लिए हम बात करें तो अलवर के जो राजेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा इन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का उपयोग अधिक किया गया है, या उन्होंने इनको संरक्षण देने का प्रयास किया है। इस आधार पर इनको जोहड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना गया है। तो शेखावाटी वाले एरिया में ये तीसरी विशेषता यानी जोहड़ वाला पार्ट ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर शेखावाटी में अगली विशेषता आती है सर। ये SAR वाला है, ना कि जो रेस्पेक्टेड SIR होता है, ये नहीं है। SAR यानी तालाब वाला, सर सरोवर, तो उसी में से एक तालाब का ही सिनोनियम्स है। तो शेखावाटी में पानी के तालाब जहां बनते हैं वो एरिया होते हैं सर। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। तो ये कीवर्ड याद रखिए, इनको जनरली अपन टैंक, ये इसके अलावा अगर ये नेचुरल है तो इनको पॉन्ड भी कहा जाता है। तो टैंक या पॉन्ड।
टैंक की जगह टैंक्स एंड पॉन्ड, which are formed during monsoon season, which are formed during monsoon season in Shekhawati region. इन शेखावाटी रीजन। तो शेखावाटी में मुख्यतः मानसून के दौरान जो तालाब बनते हैं उन तालाबों को हम क्या बोलते हैं सर? अब शेखावाटी से बीकानेर की ओर जाइए, अधिकांश जो गांव हैं उन गांवों के नाम क्या के एक टाइटल यूज होता है सर। तो कारण यही होता है उन गांवों के अंदर मानसून के दौरान कहीं ना कहीं तालाब बनते हैं, इस कारण क्या के टाइटल सर यूज किया जाता है। जैसे झुंझुनू के आसपास ऐसे कुछ हैं, कुछ चूरू के निकट हैं, जैसे जेजू सर झुंझुनू के अंदर, राणा सर, सीत सर। चूरू की तरफ जाओगे तो एक प्रसिद्ध जगह आती है जिसका नाम है साला सर, और आगे बीकानेर की ओर जाओगे तो हरका सर वगैरह, जाम सर है, लूणकरण सर है। तो ये ज्यादातर इस एरिया में आप देखोगे तो लगभग 30 से 40% स्थानों के नाम के आगे सर लगा हुआ है। तो शेखावाटी से लेके बीकानेर तक के टच वाला जो एरिया आता है, यानी एरिड डेजर्ट के आसपास तक का जो एरिया है, उसमें ये सर शब्द यूज है क्योंकि वहां मानसून के दौरान तालाब बनते हैं। तो सर का शाब्दिक मीनिंग आपको शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब से लेना है। जबकि जोड़ क्या होते हैं? तो जोड़ एक तरीके से पानी के कच्चे कुएं होते हैं। इसका मीनिंग टेम्परेरी या रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। इसके बाद में शेखावाटी विशेषता में लास्ट पॉइंट, लवणीय गर्त। लवणीय गर्तों का मीनिंग वही है कि इसमें रणभूमि इस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, जैसे चूरू का ताल छापर। तो ये लवणीय झील का एग्जाम्पल है, लवणीय भूमि है ताल छापर। जैसे आप नागौर का कुछ आंशिक भाग भी इसमें लेते हैं तो डीडवाना, डीडवाना कुचामन, इनको भी शामिल कर सकते हो। सीकर की ओर रेवासा, जीण माता मंदिर वाला जो क्षेत्र आता है रेवासा और काछोरिया कोछोर। तो ये कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो आगे हम खारे पानी की झीलों में भी पढ़ेंगे, उसमें रिपीट होते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र मुख्यतः लवणीय गर्त यानी जो लवणीय यानी रण भूमिया जो है उनके लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि एक रण हमने अलग से भी लिखा था, लूनी बेसिन में बताया था आपको, नेहड़। तो जो नेहड़ का रण है वो मुख्यतः लूनी बेसिन की तरफ प्रसिद्ध है। तो ये वाला जो शेखावाटी वाला जो पार्ट है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, उसके बाद में नंबर 3 पे था। अब इसके उत्तर में इसका जो लास्ट पार्ट है घग्गर बेसिन, यानी सेमेरी डेजर्ट का घग्गर बेसिन राजस्थान का उत्तरी भाग है। तो ये जो घग्गर बेसिन वाला जो पार्ट है उसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में है। राजस्थान वाले ऊपर वाले दोनों जी और एच लेंगे, गंगानगर हनुमानगढ़। पूरा नाम लिखें तो श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। तो घग्गर बेसिन इज एक्सटेंड इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में विस्तृत है। फिर इसमें कुछ विशेषताएं हैं अपने।
उन विशेषताओं में एक तो आता है नाली और पाट। जब ये नदी राजस्थान में एंट्री करती है तो गड्ढे बनाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बने हुए जो गड्ढे हैं ये अपने आप में नाली या अवनाली का अपर्दन, तो यहाँ जो गड्ढे बनते हैं उनको बोला गया नाली। तो इस नदी के कैचमेंट एरिया को भी वहां नाली, और नाली के पास वाले एरिया को कहते हैं पाट या किनारा। तो यहाँ यूज किया गया पाट। हालांकि पाट भी राजस्थान में एक मल्टीपर्पज शब्द है, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चाकी होती है जिससे अनाज को पीसते हैं उसके भी पाट होते हैं, और किसी के किनारे बैठे हो तो किनारे को भी हम पाट कहते हैं, पाट या किनारा। तो यहाँ घग्गर के किनारे से है कि जैसे घग्गर जो कटाव करती है वो तो गड्ढे बनाएगी नाली, और उसके पास वाले एरिया को क्या कहेंगे, पाट। तो घग्गर के अपवाद क्षेत्र को नाली और पाट कहा जाता है। मुख्यतः किस क्षेत्र में, हनुमानगढ़। तो इसकी विशेषताओं में हम लिखेंगे सबसे पहले नाली या पाट। नाली या पाट। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाद क्षेत्र को घग्गर के अपवाद क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। घग्गर के अपवाद क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। अब इसके निकट एक सिप ब्रीड या भेड़ की नस्ल भी पाली जाती है। जो सिप ब्रीड या भेड़ की नस्ल है उसको भी यही नाम दिया जाता है नाली, हालांकि उसमें पाट यूज नहीं होता। तो इस क्षेत्र में भेड़ की नस्ल है उसको भी नाली या पाट कहा जाता है। सॉरी, भेड़ की नस्ल में केवल नाली शब्द, पार्ट यूज नहीं होगा। तो सिप ब्रीड इज आल्सो नोन एज नाली इन दिस रीजन। तो ये शब्द मुख्यतः हनुमानगढ़ क्षेत्र की तरफ है, नाली, नाली या पाट। फिर दूसरा है इसमें काठी या बग्गी। तो घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी और उपजाऊ मिट्टियों को कहा जाता है। काठी और बग्गी। घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी। पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा। अब ये मिट्टी मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी भाग में आप लोगों ने सुना है कि अपने घग्गर बेसिन में एक तो अनाज के रूप में गेहूं और चावल अच्छा उत्पादित होता है। हालांकि चावल सर्वाधिक तो नहीं होता, गेहूं ज्यादा होता है, एंड जिसको कणक भी कहते हैं अपन। और एक मुख्यतः कैश क्रॉप यानी जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो, कपास, और गंगानगर शुगर मिल के लिए गन्ना भी तैयार होता है, जिनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें। यानी वो फसलें जिनकी इंडस्ट्रीज में डिमांड ज्यादा होती है, उनको बेचने पे तुरंत आमदनी प्राप्त हो, वो अपने आप में नकदी या कैश क्रॉप्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र में उत्पादित प्रमुख फसलें, तो काठिया बग्गे क्या है, घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली लोमी एंड फर्टाइल सॉइल, चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टियां।
तो loamy and fertile soil of Ghaggar basin is known as काठी और बग्गी। अब इसमें उत्पादित प्रमुख फसलें अगर अनाज के रूप में देखें तो यहाँ पे गेहूं और चावल, और कैश क्रॉप्स के रूप में देखें नकदी फसलों के रूप में तो मुख्यतः कॉटन या कपास का अच्छा उत्पादन होता है, और इसके साथ शुगर कैन या गन्ने का उत्पादन भी होता है। तो जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें इन विच प्रोड्यूस्ड मेजर क्रॉप्स व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन, यानी उत्पादित प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, अनाज हो गए, और नकदी में कपास और गन्ना हो गया। तो राजस्थान के जो सेमी डेजर्ट जो अभी अपन ने कंप्लीट किया है, इसमें इसके इंडिविजुअल विशेषताएं क्या क्या थी, इसका मीनिंग नेहड़ का रन किससे जुड़ा हुआ है, लूणी से, किस जिले में, जालोर। लवणीय पादप, तो लवणीय पादप बालोतरा में। किस नदी बेसिन का, तो बालोतरा आपको पता है लूणी बेसिन का पार्ट है। मुख्यतः बजादा क्या है, पहाड़ों के नीचे जो जलोढ़ पंख वाली जो मैदान होते हैं पहाड़ों के पदीय भाग में, उन मैदानों को बजादा कहा जाता है। यानी जलोढ़ पंख के बहुत सारे मैदानों का जो दलदली या मुख्यतः कीचड़ वाली भूमियां होती हैं वो बजादा है। और डेजर्ट एरिया में जो पहाड़ियां अपरदन के बाद शेष बच गई वो इंसेलबर्ग है, जैसे जालोर बाड़मेर की पहाड़ियां। जैसे हम कुबड़ पट्टी की बात करते हैं, नागौर अजमेर फ्लोराइड का एरिया है। लवणीय झील भी मुख्यतः डीडवाना, कुचामन और नागौर में अधिक है, लेकिन मीठे पानी की झील मुख्यतः डेजर्ट की तरफ ज्यादा नहीं होकर अरावली में ज्यादा है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान है उदयपुर, जिसको हम राजस्थान में लेक सिटी का टाइटल भी देते हैं। जैसे पिंक सिटी हमारे जयपुर है, वैसे हमारी लेक सिटी उदयपुर है। लेकिन खारे पानी की झीलों की बात है तब आंसर रहेगा डेजर्ट का नागौर वाला एरिया, जो उच्च भूमि अर्थात लगभग 450 मीटर हाइट पर है। और एक शेखावाटी अंतःप्रवाह, तो शेखावाटी अंतःप्रवाह किसके कारण, कांतली के कारण। तो कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोरावाटी। कांतली के अपवाह क्षेत्र को यानी कैचमेंट एरिया को तोरावाटी कहा जाता है, जो सिक्कर झुंझुनों में है, चूरू उसमें शामिल नहीं होगा। फिर शेखावाटी में जोहड़, जो पानी के कच्चे कुएं हैं। शेखावाटी में सर, जो मानसून के दौरान बनने वाले तालाब हैं। और उसके अलावा कुछ लवणीय गर्त भी पाए जाते हैं, जैसे ताल छापर, सीकर का कोछोर, सीकर में रेवासा। तो इस प्रकार की कुछ लवणीय भूमियों के एग्जाम्पल हैं जिनको लवणीय गर्त कहा जाता है। और उसके बाद में जो एक पार्ट आता है अपना जो घग्गर वाला पार्ट है, तो घग्गर वाले पार्ट में एक तो आता है उसके पार्ट को, सॉरी उसके कैचमेंट एरिया को पार्ट और नाली कहते हैं हनुमानगढ़ के अंदर, क्योंकि घग्गर जैसे एंट्री करती है वो गड्ढे बनाती है, तो नाली और पार्ट। और उसके बाद में उस नाली और पार्ट वाला जो एरिया, उसमें उत्पादित प्रमुख फसलें जो हैं, क्योंकि नाली और पार्ट वाला जो एरिया उसके पास में एक चिकनी मिट्टी पाई जाती है, काठी और बग्गी जिसको कहते हैं। हालांकि रीजनल नाम है, ज्योग्राफिकल नेम नहीं है, स्थानीय नाम है। तो काठी और बग्गी क्या है, तो घग्गर बेसिन की लोमी एंड फर्टाइल सोइल, चिकनी और उपजाऊ मिट्टियां, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलों में गेहूं है, चावल है, कपास है, और उसके अलावा शुगर कैन या गन्ना है। तो ये फसलें उस क्षेत्र में मुख्यतः अधिक होती है। हाँ जी, अब बताइए डाउट सेशन में आप लोगों के डाउट्स। तो टॉपिक जो सेमेरी डेजर्ट करवाया, तो सेमेरी डेजर्ट है, उससे रिलेवेंट आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। बीड़ और बीहड़ सेम है या अलग अलग है? अलग अलग होते हैं। एक तो चारागाह भूमियां होती हैं, और चंबल के जो उबड़ खाबड़ मैदान होते हैं उनको बीहड़ कहते हैं। यानी एक तो ग्रेजिंग लैंड है, और एक दूसरा बेड लैंड यानी उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। तो चंबल वाली उबड़ खाबड़ भूमियां हैं,
जहां मुख्यतः डाकू शरण लिया करते, पुलिस के आसानी से पकड़ में नहीं आते। मूवी भी बनी हुई है बीहड़ एरिया के ऊपर, जैसे एक अपने जो राजस्थान के एक्टर हैं उसमें एक सुशांत, जो सुशांत राजपूत हैं उनके ऊपर सोन चिड़ैया करके, और एक पान सिंह तोमर। डाउट में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों का? तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं है। एक बीड़ और बीहड़ वाला था। तो बीड़ चारागाह भूमि शेखावाटी, और बीहड़ चंबल क्षेत्र उत्खात भूमि या बैडलैंड एरियाज। जो हम चंबल पढ़ेंगे तब भी वापस बताएंगे आपको। तो चलो आपकी इस वाली क्लास का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। क्या इस क्लास का टाइम पीरियड अपन लगभग 1.5 या 1.25 घंटे कर सकते हैं क्या? तो चलो, अभी तो आप कल क्लास के बीच में पूछूंगा तो हो सकता है शायद आप ऑफलाइन चले गए हों, या मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे में ही आप जवाब दे दिया लगता है आप लोगों ने। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से रिप्लाई आया कि जी सर टाइम को बढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। मंडे से हम अपना जो टाइम पीरियड है लगभग 1.5 से 1.25 घंटे के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेट कोशिश करेंगे 2 घंटे के आसपास ले जाया जाए। तो आज के इस सेशन को यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।